हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के थ्रू हम ये भी कह सकते हैं एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। होता क्या है ये होता क्या है कि जो एटम का स्ट्रक्चर है उसमें न्यूक्लियर सेंटर में होता है और उसके चारों इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो नियंत्रण ये होना चाहिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व कर रहा है उस पर अट्रैक्शन कितना होना चाहिए? एटॉमिक नंबर के बराबर, यानी जेड के बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर, इस इलेक्ट्रॉन पर, इस इलेक्ट्रॉन पर, किसी भी इलेक्ट्रॉन पर, जितने भी उस एटम में है, सब पर अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? जेड के बराबर। न्यूक्लियर चार्ज क्या होना चाहिए? Z के बराबर। लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो आपका, यदि हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन की, यदि हम मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए हमने देखा इस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर जो अट्रैक्शन होना चाहिए इस दिशा में, वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए Z के बराबर। क्या होना चाहिए? Z के बराबर, क्योंकि Z इसका एटॉमिक नंबर है, Z के बराबर इसमें प्रोटॉन है। लेकिन इसके अलावा क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन पर इस सेल के अदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा जिसके इनर सेल है वो भी क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और दूसरे इलेक्ट्रॉन भी क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो इसे क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? रिपेल करते हैं। तो जो रिपेल करते हैं उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग या शील्डिंग। स्क्रीन मतलब क्या होता है? उसके प्रभाव को कम करना। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट था जेड से, लेकिन बाकी जो इस इलेक्ट्रॉन के अलावा इस सेल के इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर के सेल के इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? स्क्रीन कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग और शील्डिंग। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग और शील्डिंग। शील्ड करना मतलब रोकना। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस जिस सेल पे हम मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए हमने इस सेल में उसको हम बॉक्स बनाते हैं, इस इलेक्ट्रॉन पर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेजर करना चाह रहे हैं, तो इस सेल के इस इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसको रिपेल करेंगे, यानी स्क्रीन करेंगे। इसके इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जितने भी, ये वाली शेल आपकी जो है एम से हमने किया है, एल वाली, के वाली, ये सब क्या है? सब इसको रिपेल करेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन इस शेल के आउटर में जो शेल है, यानी जो हमने दूसरी शेल रखी, ओ नाम दिया उसका, वो इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल नहीं करते। रिपेल कौन करेगा? उस शेल के अदर मतलब कि जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है और उसके इनर जो शेल है उसके इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग और शील्डिंग। इसका जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्या? सिग्मा से। किससे करते हैं? सिग्मा से। यानी होना चाहिए तो उस पर क्या? जेड के बराबर न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन उसने क्या हो गया? सिग्मा कम हो गया। तो यानी हम बात करें Z इफेक्टिव की, तो वो हो जाता है Z, यानी एक्चुअल इतना होना चाहिए, माइनस सिग्मा। कितना आता है? Z इफेक्टिव बराबर Z माइनस सिग्मा। यहां पर सिग्मा को क्या बोलते हैं? सिग्मा कहलाता है स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट। यानी यदि किसी भी आपका एटम के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको निकालना है, तो आपको यदि सिग्मा आपको पता चल जाए या सिग्मा आप निकाल लेते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप क्या आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों जरूरत पड़ती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की? क्योंकि होता क्या है कि आप जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, चाहे एटॉमिक रेडियस, चाहे आयनेशन एनर्जी, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उन सब में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का यूज किया जाएगा। उन सब में क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का यूज किया जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कितना इस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, किसी भी उस पर, किसी भी आपके एटम पर कितना लग रहा है, किस इलेक्ट्रॉन पर हम मेजर करना चाह रहे हैं, तो आपको निकालना आना चाहिए। तो क्या निकालते कैसे हैं, ये तो बात समझने की हो गई। फिर से आप रिवाइज कर दे रहा हूं मैं कि यानी जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है जिस पर भी हम न्यूक्लियर चार्ज देखना चाह रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखना चाह रहे हैं, उस पर उस शेल के इलेक्ट्रॉन और उसके अंदर जो शेल है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करते हैं। रिपल्शन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग या शील्डिंग। जिससे इस पर जो न्यूक्लियर चार्ज जेड होना चाहिए था वो ना होकर क्या हो जाता है? जेड इफेक्टिव।
ओके। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि जैसे जैसे शेल अंदर किया गया नहीं, हम बात करें यदि, तो जो के शेल का इलेक्ट्रॉन होगा उसका स्ट्रेनिंग या सेटलिंग ज्यादा होगा, एल वाले का उससे कम होगा, एम वाले का उससे कम होगा, एन वाले का उससे कम होगा। यानी हम बात करें तो जो स्ट्रेनिंग के ऑर्डर की बात की जाए तो के वाले का सबसे ज्यादा होगा, के शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे और उसकी स्ट्रेनिंग या सेटलिंग जो पॉजिटिविटी होगी, उसका जो स्ट्रेंथ होगी स्ट्रेनिंग की, यानी वो जितने स्ट्रेंथ से इसको रिपेल करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी स्क्रीनिंग ऑर्डर। उसके बाद आपका एल वाले का, उसके बाद एम वाले का, उसके बाद एन वाले का, एंड सो ऑन। अब यदि हम सब शेल की बात करें, शेल के अंदर सब शेल होती है, तो उसमें यदि सबसे ज्यादा होता है एच का, उसके बाद पी का, देन डी और देन एफ, डी एंड एफ। ये ध्यान दीजिएगा डी और एफ की जो क्या है उसकी स्क्रीनिंग क्या होती है, ये होते हैं पुअर स्क्रीनिंग। पुअर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एस जो होता है स्फेरिकल होता है, तो न्यूक्लियस के पास होता है, इसलिए जो एस के इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी स्ट्रेन क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। देन उसके बाद पी, डी और एफ की क्या मानी जाती है, लगभग नेग्लिजिबल मानी जाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है हमेशा, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी कर पाएंगे। यानी फिर से सुन लीजिए बात को, इनर इलेक्ट्रॉन के स्क्रीनिंग या स्ट्रेनिंग इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा देगा, उससे ऊपर वाला उससे कम, उससे कम, उससे कम, सो ऑन। ओके। तो अब मुद्दा आता है कि हम सिग्मा निकालें कैसे। तो सिग्मा निकालने के लिए स्लेटर रूल यूज करते हैं, इसको आप बता लीजिए, फिर इसके बाद हम स्लेटर रूल बताते हैं। समझिए ध्यान से, बारी बारी चीज समझ में आपको आ जाएगी आराम से। जितना आपको पढ़ाया गया है पहले उसे पढ़ते रहिए, धीरे धीरे क्वेश्चन करते रहिए, कोई भी आप बुक फॉलो करिए, क्वेश्चन पूरा करिए, जो समस्या आती है वो आप पूछते रहिए। देखिए हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा, इसका हमें कैलकुलेशन करना है। रूल करते हैं, फॉलो करते हैं, क्या होता है वाई स्लेटर। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें जो कुछ चीजें हैं उसमें पहला आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जिस भी एटम में आपको जेड इफेक्टिव निकालना है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको शेल के बढ़ते हुए नंबर में रखना है, मतलब कि एन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिटेन करना है, लिखना है। जैसे हम बात करें, हम यदि बात करते हैं तो ये देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f, इस तरह लिखना है एन के बढ़ते क्रम में। तो पहली बात ये आपको ध्यान रखना है, एन के हमेशा बढ़ते क्रम में ही लिखना है। ओके, ये आपने पहला काम कर लिया। फिर आपको देखना है कि आपको किस पर पूछा गया, किस इलेक्ट्रॉन पर, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखने के बाद किस इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव आपको निकालना है। यदि मान लीजिए क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉन बता दिया कि भाई इससे क्रोमियम की बात हम कर ले, तो क्रोमियम का बोल दिया उसने 24वें इलेक्ट्रॉन पे, या क्रोमियम 24 होता है, उसके 24 इलेक्ट्रॉन निकालना है, या फिर 22वें में निकालना है, या 30वें में निकालना है, तब तो ठीक है। यदि क्वेश्चन में आपको नहीं बताया गया, सिर्फ ये बताया गया कि आपको जेड इफेक्टिव निकालना है, या आपको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या थ्योरेटिकल क्वेश्चन का जवाब देना है, उसमें सिर्फ जेड इफेक्टिव टर्म यूज हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है वह आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर निकालना है। ये अंडरस्टूड होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए। तो जैसे आपको मान लीजिए हमने 4s सेल के इलेक्ट्रॉन पर हमको निकालना है, ठीक, 4s का इलेक्ट्रॉन है उस पर हमें निकालना है, तो हमें क्या करना होगा फिर, तो ये जो आपका शेल हो जाएगा, ये वाली शेल हो जाएगी आपकी n, बहुत ध्यान समझिएगा, ये क्या हो जाएगी n, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे n से। इसके अंदर की सेल जो होगी वो हो जाएगी आपकी पूरी की पूरी n-1। ध्यान दीजिएगा, जिस सेल पर आप मतलब आपके सब सेल पर इलेक्ट्रॉन निकालना है जिस सेल वाले पे, वो आपका n से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके अंदर इनर सेल हुई, ये हो जाएगी n-1, और n-1 के जो अंदर होगा वो हो जाएगा n-2, कोई दिक्कत नहीं। n-1 के जो अंदर होगा वो क्या हो जाएगा n-2, और n-2 के जो अंदर होगा उसको क्या बोलेंगे n-3। ओके, जिस भी आपका सेल पर इलेक्ट्रॉन निकालना है उसको n से रिप्रेजेंट कर दिया, उसके अंदर वाले n-1 n-2 n-3, कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान दीजिए, इसे जो पर आप 4s पे यदि आप निकाल रहे हैं तो
4s के अलावा 4p 4d 4f में इलेक्ट्रॉन यदि हैं तो है नहीं, यदि मान लीजिए उपस्थित हैं तो 4s के इलेक्ट्रॉन पर उनका स्क्रीनिंग से कोई लेन देन नहीं है, यानी वो स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं देंगे, लेकिन इसके अंदर वाला देगा। यदि मान लीजिए आपको निकालना होता इस पर 3p पर, तो उसकी 3p का जो इलेक्ट्रॉन है उसके स्क्रीनिंग में 3d 4s 4p 4f 4d 4f का कोई रोल नहीं है। यदि आप 3p पे निकालेंगे तो 3p पे जो जिस इलेक्ट्रॉन पे निकालेंगे उसके अलावा जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो उसको स्क्रीन करेंगे, 3s करेगा, 2p करेगा, 2s करेगा और 1s करेगा। ये ध्यान रखना है आपको कि जिस पर आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल रहे हैं उस शेल के अदर इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ स्क्रीनिंग देते हैं, उसके आउटर शेल में जो है यानी जो राइट साइड में यहाँ पर लिखने पर है वो नहीं देते। कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। दूसरा आपको क्या करना है, एक टेबल याद रखनी। क्या करना है, एक टेबल याद रखनी, बहुत सिंपल सी है, समझिए। ये बहुत सिंपल सा है। यदि ये आपका होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट पर इलेक्ट्रॉन कितना स्क्रीनिंग कांस्टेंट यानी सिग्मा की वैल्यू पर इलेक्ट्रॉन कितनी होगी उसके लिए है। यदि आपका इलेक्ट्रॉन s या p ऑर्बिटल पर है, s जिस पे हमें निकालना है जेड इफेक्टिव वो आपका s या p पर है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत थोड़ा सिंपली है टेबल, इजीली आप कर सकते हैं। यदि वो आपका n है n-1 सॉरी n-2 n-3 n-4 सो ऑन, तो यदि आपका जिस पर निकालना है उसके लिए उसकी वैल्यू होगी 0.35। यदि इलेक्ट्रॉन जिस पर हम स्क्रीनिंग या शील्डिंग निकालना चाहते हैं वो s ऑर्बिटल में या p ऑर्बिटल में है, तो जो nth सेल होगी वहां पर स्क्रीनिंग या शील्डिंग क्या होगा, 0.35 पर इलेक्ट्रॉन होगा nth सेल के इलेक्ट्रॉन द्वारा, और जो n-1 सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे उनको द्वारा होगा 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। n वाला 0.35, n-1 सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे 0.85 पर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग करेंगे। उसके बाद सारे 1 कोई दिक्कत नहीं, फिर सुन लीजिए। यानी यदि आपका जो इलेक्ट्रॉन है जिस पर निकालना चाहते हैं वो s या p में है, तो s और p के जो ऑर्बिटल्स होंगे उनका जो स्क्रीनिंग होगा वो nth सेल वाला करेगा 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, n-1 वाला करेगा 0.85, n-2 वाला करेगा 1 एंड सो ऑन। यदि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो d या f में है, जिसमें हमें स्क्रीनिंग या शील्डिंग निकालना है, वह d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल में है, तो ध्यान दीजिएगा जो nth सेल होगा वो करेगा 0.35, nth सेल क्या करेगा 0.35, और उसके बाद बचा हुआ n-1 हो n-2 हो कोई भी हो, उसके बाद इधर कोई भी सेल होगी सब क्या करेंगे 1 पर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग देंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, ये चीज भी आपको टेबल याद है तो चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। टेबल बहुत इजी है भाई, सीधी बात है। s या p में होगा तो nth वाला 0.35, n-1 वाला 0.85, उसके बाद सब 1। यदि इलेक्ट्रॉन d या f में है तो nth वाला आपका 0.35 और बाकी सब 1। इजी है, उतार लीजिए। उतार दो, हो गया आपका। अब थोड़ा समझिए, कुछ एग्जाम्पल समझ लेंगे तो आपको चीज समझ में आ जाएंगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, समझना आसान है। थोड़ा यदि कोशिश करेंगे तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जेड इफेक्टिव इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज आप समझ नहीं पाएंगे। समझिए, अब थोड़ा इसमें कुछ चीज़ें और बारीक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो थोड़ा हम लोग बात कर लें। जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा वो ये है कि वो है आपका अभी राइट साइड सेल इलेक्ट्रॉन डज नॉट कंट्रीब्यूट ऑन स्क्रीनिंग। जो मैं आपको पीछे बताया था, ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि जो जिसमें मैं निकाला उसके जो राइट साइड लिखे वो स्क्रीनिंग में कोई इफेक्ट नहीं देंगे। दूसरा जो पहलू आपको ध्यान रखना है वो ये है कि यदि आपको जो सिंपल तरीका समझने का, यदि आपको दे रखा है जो इलेक्ट्रॉन इस पर आपको निकालना है स्क्रीनिंग या शील्डिंग वो d में है, तो जो nth होगा सबसे सिंपल nth इलेक्ट्रॉन वो कंट्रीब्यूट
0.35 per electron screening and rest contribute 1 per electron स्क्रीनिंग। बहुत सिंपल कर दिया इसको हमने, वो टेबल आपको ध्यान रखिए। यदि आपका जो डी ऑर्बिटल में है, ये क्या होगा, जब हमारा क्या हो डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है तो डी और एफ, सॉरी डी ऑर्बिटल या एफ दोनों की, सॉरी डी या एफ ऑर्बिटल है तब की बात है। तो nth वाला जो कंट्रीब्यूट कर रहा है 0.35, उसके अलावा जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन बचे हैं सब क्या करेंगे 1 पर इलेक्ट्रॉन। इजी हो गया, और इजी हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। एस या पी में है तो nth सेल करेगा 0.35, n-1 करेगा 0.85 और उसके बाद उसके इनर के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब करेंगे 1 पर इलेक्ट्रॉन। डी या एफ में है, फिर से सिंप्लीफाई कर दिया, डी या एफ में है तो nth इलेक्ट्रॉन 0.35, उसके अलावा बाकी जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन है वो कितना करेंगे, वो 1 पर इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं, हटा दूंगा। एक और चीज लिखिए, फिर हम लोग इसके आगे हम लोग एग्जांपल करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगे। देखिए, यदि हम बात करेंगे तो हमने ऐसी कर ली, थोड़ा इसमें ध्यान रखना आपको। यदि हम हीलियम की बात करें, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, उसमें आपका न्यूक्लियस है, उसके बाद एक ही सेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई सीधी बात है, यदि आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है तो इस पर यदि निकालेंगे तो इस पर होना चाहिए Z के बराबर, Z होना चाहिए, अट्रैक्शन इतना देगा। लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इसको रिपेल भी तो करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा सिग्मा के बराबर। यानी इसका जो Z इफेक्टिव होगा वो क्या होगा, वो Z माइनस सिग्मा, सिग्मा का मान कितना होगा। ये ध्यान रखना है कि यदि आपका इलेक्ट्रॉन 1s में है, इसमें है 1s में है तो 0.30 होती है सेटिंग। यदि आपका इलेक्ट्रॉन किसमें है 1s में है तो कितना होगा 0.30। इसके मतलब यदि हम हीलियम की बात करें, फॉर हीलियम तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा भाई, इसका जो रियल न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है 2 है, और इस पर जो स्क्रीनिंग या सेटिंग लगी वो कितनी लगी 0.30, ये हमने इसमें से घटा दिया 0.30, ये हो गया 1.70। ध्यान से देखिए, होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कितना 2, लेकिन है कितना 1.70। ये ध्यान रखिए क्या हुआ, क्योंकि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो उसने उसको स्क्रीन या शेड किया तो उसने क्या कर दिया, न्यूक्लियर चार्ज को कम कर दिया। ओके, डाल लीजिए। अब थोड़ा हम लोग और डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी, बहुत इजीली है, कोई समस्या नहीं है, चीज़ें समझना आसान है, आप कर सकते हैं। देखिए हम लोग 1-2 एग्जाम्पल लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम लोग करते हैं, हमने मान लिया आयरन की बात की तो इसका आपका Fe का 26 होता है एटॉमिक नंबर, हम कर देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, यहाँ तक होता है। इसके बाद 4p 4d 4f होते हैं, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, होता ही नहीं। हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्वेश्चन हमारा ये है, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑन 26th इलेक्ट्रॉन ऑफ, ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑन 26th इलेक्ट्रॉन ऑफ, 26वें इलेक्ट्रॉन पर निकालना है हमें। तो भाई सीधी बात है, ये आपका 26वां इलेक्ट्रॉन है, इसी में 26वां इलेक्ट्रॉन देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 24 और 2 26, इसमें 26 होगा। तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसमें आपको क्या देना है, 26 इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, इस वाले को हम कर देंगे n, ये आपका n हो जाएगा। तो कभी बात हुई थी जिस पर निकालना है वो क्या हो जाएगा n हो जाएगा, बचे हुए क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे n-1। ये तो बात हुई थी कि जिस शेल पर इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, उस वाले को हम कर देंगे n, उसके इनर जो होगा 1-1, उसके जो इनर होगा वो n-2 और उसके इनर वाला n-3। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको इस पर जेड इफेक्टिव निकालना है, क्या करना है, जेड इफेक्टिव निकालना है। वो क्या होगा, जेड इसका कितना होगा 26
इलेक्ट्रॉन नंबर 26 है माइनस, बहुत ध्यान देखिए हम एक साथ कर रहे हैं, अलग अलग नहीं कर रहे हैं। इस पर देखिए हमें जो निकालना है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर निकालेंगे तो जो एक इलेक्ट्रॉन पर निकालेंगे तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन और उस एस में है वो उसको रिपेल करेगा, तो कितना करेगा, एक इलेक्ट्रॉन है वो कितना करेगा 0.35 करेगा, 0.35 करेगा। यहां तक हो गया। इसके बाद ये n-1 के लिए हमने पीछे क्या किया था, जब एस या पी में हो तो n वाला करेगा 0.35, n-1 वाला कितना करेगा 0.85। कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस 14 गुणे 0.85। इसके बाद ये क्या है, अब n-2 n-3 सबके लिए क्या है 1 था तो जोड़ लेते हैं, कितना 6 2 8 2 10 यानी प्लस 10 into 1.6। इसे कैलकुलेट करेंगे आपका जेड इफेक्टिव क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे तो आसान सॉल्व करना, हमें लगता है मुझे सॉल्व करना चाहिए, कर लेगा बेसिकली। हटा दूं मैं, बता लीजिए पहले से, फिर आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट बता दीजिएगा कितना है आंसर, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए थोड़ा और समझते हैं, तो एक क्वेश्चन आपको और दें तो चीजें समझ में आएंगी। जैसे आप हम बात करें सोडियम की बात की जाए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब इसमें यदि हम बात करें 1s2 2s2 2p6 3s1 ये है, ये आपका इस तरह से हमने कर दिया, मैं बोला कि रखना। आपको मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन पर निकालना है, जो 2p वाला है इस पर कैलकुलेट करना है, 2p वाले पर, इस पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जब हम जेड इफेक्टिव निकाला जाए 2p के इलेक्ट्रॉन पर तो 3s का इलेक्ट्रॉन उस पर कोई स्क्रीनिंग नहीं करेगा, यानी इससे हमसे कोई मतलब नहीं, इस पे हमें निकालना तो ये वाली सेल हमारी क्या हो जाएगी n हो जाएगी, ये वाली n-, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें 2p6 वाले पर जो इलेक्ट्रॉन उस पर निकालना है तो इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि राइट साइड में है, तो जो राइट साइड का आउटर इलेक्ट्रॉन होता है वह इनर वाले पर कोई भी शील्डिंग स्क्रीनिंग नहीं करता। इस पर करना है तो बहुत सिंपल तरीका है, यदि हम निकालना चाहते हैं जेड इफेक्टिव तो हो जाएगा 11 यानी 11 माइनस, इस पर निकालना है तो कितना भाई 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 है तो एक पर जिस पर निकालेंगे उसके अलावा जो बचे हुए 7 हैं उसको स्क्रीन करेंगे, nth है तो क्या हो जाएगा 7 into 0.35 प्लस n-1 कितना करता है 0.85, तो उसमें कितने 2 into 0.85, ये कैलकुलेट करेंगे आपको जेड इफेक्टिव मिल जाएगा। ठीक, कोई आपत्ति नहीं, एक क्वेश्चन हम और करेंगे, आपको जेड इफेक्टिव अच्छे समझ में आ जाएगा। लास्ट डी वाला कर लेते हैं तब तो काम हो जाएगा, डाल दूं। चलिए हम लोग डी पर निकाल लेते हैं, जब डी पर हम निकाल लेंगे डी इलेक्ट्रॉन पर तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए देखिए, यदि हम लोग बात करें क्रोमियम की, बताओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s, यही बात थी। तो समझिए मेरे ध्यान से, हमें 3d वाले इलेक्ट्रॉन पर निकालना है, तो ये हमारा हो गया। तो फिर पीछे हमने बात की थी, ये पूरा आपका n हो गया, ये आपका n-1 हो गया, ये n-2 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस वाले इलेक्ट्रॉन पर निकालना है तो 4s के इलेक्ट्रॉन से हमारा कोई लेन देन नहीं, क्योंकि वो स्क्रीनिंग सेडिंग करेगा नहीं, स्क्रीनिंग सेडिंग नहीं करेगा, क्योंकि हम कैलकुलेट किस पर करना चाह रहे हैं, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम 3d वाले इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव, तो 4s का उस पर कोई रोल नहीं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यदि ये चीज समझ में नहीं आपको आई तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। ठीक, तो समझिए हमने बात क्या की थी, इसका हमें निकालना है, तो जेड इफेक्टिव की बात की जा रही है, तो इसका कितना होता है 24 होता है, तो भाई एक्चुअली होना क्या इसका 24, लेकिन क्योंकि स्ट्रिंग हो गई तो कम हो गया। अब देखिए हम लोगों ने क्या बात की थी कि यदि जो इलेक्ट्रॉन है वो डी या एफ में है और उस पर हम जेड इफेक्टिव निकाल लेते हैं, तो जो हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो जो डी वाला इलेक्ट्रॉन होगा, यानी डी पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेंगे 0.35 पर इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग करेंगे। तो भाई 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 में जिस पर हम निकालेंगे वो तो खुद पर करेगा नहीं स्क्रीनिंग, बचे कितने 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन कितना करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन करेंगे 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको मैंने नोट पे क्या बताया था कि डी वाले के समय ध्यान क्या रखना है कि यदि जो nth हुआ पहिए उसमें जो डी वाला है वो तो कर दिया 0.35, बचे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो कितना करेंगे वो 1 पर इलेक्ट्रॉन करेंगे। कितने बच गए भाई, ये तो हमने इसमें से एक पे निकालना था, 4 कर दिया, बचे कितने, ये आपका बच गया 10,
भाई 2 2 4 6 10 12 6 18 प्लस 18 इंटू से करिए, आपका जेड इफेक्टिव ऑन क्रोमियम आ जाएगा। ओके, इतना आप प्रैक्टिस करिए, जिसका भी आपको निकालना हो निकालिए, कोई दिक्कत होती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, सोल्यूशन हो जाएगा। बाकी आपका देखिए ध्यान से कि हमने आपको पीरियोडिक टेबल और उसकी प्रॉपर्टी जो है उसके नोट्स दे दिए हैं, तो जब हम दोबारा स्टार्ट करेंगे तो उस पर हम आपको उसके वीडियोस भी देंगे, लेकिन आप उससे प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।